आज के हमारे इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि एक सुपर वीज़ा रफ्यूज़ क्यों होता है। ये बताने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैं हूं शौकत कमरुद्दीन हालानी। मैं हूं एक लाइसेंस कनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं कि एक वीज़ा, ख़ास तौर पर एक सुपर वीज़ा जो होता है वो रफ्यूज़ क्यों हो जाता है। तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं जब हम कभी भी सुपर वीज़ा, पहले तो ये बात बता दूं कि सुपर वीज़ा होता क्या है। सुपर वीज़ा के ज़रिए से जो कनेडियन जो बेटा बेटी या जो होता है वो पोता पोती नवासा नवासी अपने दादा दादी नाना नानी या माँ बाप वगैरह को यहाँ पर बुलाते हैं और वो कहलाता है सुपर वीज़ा। ये 10 साल के लिए इशू किया जाता है और एक एंट्री में आप यहाँ पर 5 साल तक रुक सकते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ फैक्ट्स हैं, इसमें इनसाइट क्या है? तो इनसाइट मेरी ये है कि जब कभी आप एक वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं और ख़ास तौर पर एक सुपर वीज़ा के बारे में, तो सुपर वीज़ा के लिए हमें जो है वो एक ऑफिसर का रिस्क जो होता है वो उसको मैनेज करना चाहिए। हम जो है वो अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं वो हम उसको डंप करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ये भी है, बैंक बैलेंस भी है, हमारे पास ये वाला डॉक्यूमेंट भी है। जो भी डॉक्यूमेंट आप जमा करवाएं, जो भी आप बात कहें, आप वीज़ा ऑफिसर को सिर्फ ये इंश्योर करवा दें कि भाई एक वीज़ा जब आप देते हो तो इस शख्स को वीज़ा देने के लिए आपका रिस्क बिल्कुल भी नहीं है। सही है? आप उसके रिस्क को मैनेज कर दें, वो आपको वीज़ा दे देगा। सिंपल सी बात है ये। सही है? तो आप जो है वो अपने डॉक्यूमेंट को जब आप एक बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो आप उसके इस रिस्क को कम करते हैं कि ये यहाँ पर आकर ओवर स्टे इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उसको कमाना नहीं है। ये अपने मुल्क में जो होता है वो अच्छे तरीके से रह रहा है, उसके पास इनफ पैसा है, वो यहाँ पर आकर कोई भी सोशल असिस्टेंस नहीं लेगा और आराम से रहेगा। तो एक ऑफिसर जब आप डॉक्यूमेंट देते हो तो डॉक्यूमेंट के अंदर आपको हर डॉक्यूमेंट के लिहाज से, हर पॉइंट के लिहाज से आपको एक ही बात अपने जहन में रखनी है कि वीज़ा ऑफिसर का जो रिस्क है वो आप कम करें। बस इतनी सी बात है और इसमें इतनी कोई ज़्यादा बात ही नहीं है। सही है? अब जो है वो वीज़ा ऑफिसर ये देखना चाहता है कि आप कितना अरसा तक यहाँ रुकेंगे। देखें, सुपर वीज़ा तो इशू ही जो होता है वो होता है 5 साल के लिए। सही है? कि एक एंट्री पे आप यहाँ पर 5 साल रुक सकते हो। सही है? तो आपको अपने स्टे के बारे में ये बात जहन में रखनी चाहिए कि कितना स्टे आप लिखेंगे कि वीज़ा ऑफिसर ये समझ सके कि ये कुछ अरसा रहने के बाद वापस चला जाएगा। जो मेरी रिकमेंडेशन है, मैं आपको कभी नहीं कहूँगा कि आप पूरे के पूरे 5 साल के लिए उनको यहाँ पर रहने के लिए कहिए कि वो जो है आपके माँ-बाप या दादा-दादी यहाँ पर 5 साल के लिए रहने के लिए आ रहे हैं। आप ऐसा मत कीजिए। सही है? आपने जो है वो इतना पीरियड लिखना है, जो कि यूजुअली मेरा रिकमेंडेड तो 1 साल है, तो आप उसमें लिखिए ताकि उसका रिस्क मैनेज हो जाए कि ये 1 साल के बाद वापस चला जाएगा। सही है? इसके अलावा जो होता है वो एक शॉर्ट टर्म जो होता है वो आप बताएँ कि वो एक शॉर्ट टर्म में रहने के बाद उसके जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, चूँकि उसको बैक होम में उनके टाइज़ बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। बैक होम में उनके पास प्रॉपर्टीज़ हैं, बैक होम में इसकी उनकी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं, बैक होम में उनके पास जो होता है वो बच्चे हैं, पोते हैं, नवासियाँ हैं, वो जो है वो उनके लिए जो होता है वो उनकी तरफ उनकी कुछ ज़िम्मेदारी है। तो आप ये बताइए ताकि एक ऑफ़िसर का जो होता है वो एक रिस्क कम हो जाए। सही है? जो और जब आप अपने इस वीज़ा एप्लीकेशन के अंदर इनकम का एक थ्रेशोल्ड बनाते हैं। सही है? तो अक्सर औक़ात हम ये समझते हैं कि जितना ज़्यादा बैलेंस होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। सही है? हाई बैलेंस होने के बावजूद भी आपने देखा है वीज़ा नहीं मिलते। आप जब आप अपने फाइनेंशियल पोज़ीशन को देखते हैं तो फाइनेंशियल पोज़ीशन के अंदर आपने ये बताना होता है कि ये फाइनेंशियली स्टेबल है। और फाइनेंशियली स्टेबल जो होता है ज़्यादा बैलेंस बताने से नहीं होता है। तो आप बोलोगे बड़ी वियर्ड बात कर रहे हो, ज़्यादा बताने से तो नहीं। आपने स्टेबल बैलेंस जो होता है ना, कंटीन्यूअस बैलेंस वो होना चाहिए। कुछ बड़ी-बड़ी रकम एंड में नहीं आनी चाहिए, सही, क्योंकि वो एक रेड फ्लैग्स होती हैं आपके एक एप्लीकेशन के अंदर, सही है? तो आपने इन चीज़ों का ख़्याल रखना है
कि जब आपका बैंक बैलेंस शो हो रहा हो तो आपका सिर्फ और सिर्फ जो एंडिंग बैलेंस है वो ज़्यादा हो। ऐसा नहीं करना है। सही है। आपने ये देखना है कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसमें आपने जो होता है वो किस तरीके से अपने जो है वो फाइनेंशियल रिस्क को जो होता है वो कम किया है। सही है। मतलब ये कि आपने एट द एंड में बहुत सारा बैलेंस तो शो नहीं किया है। और ये पैसे आए कहाँ से, सोर्स ऑफ इनकम क्या है इसका। सही है। अगर आपने वो तमाम बातें अपनी एप्लीकेशन में लिखी हैं तब तो ऑफिसर का रिस्क कम होगा ना, कि ये बंदा जो है जिसको हम वीज़ा दे रहे हैं ये ओवर स्टे नहीं करेगा, ये अपने मुल्क दोबारा वापस जाएगा। सेक्शन 179 की जो है वो ज़रबकारी आप पर नहीं लगेगी। आपको ये भी बता दूं कि सेक्शन 179 वो एक सेक्शन है जिसके तहत किसी का भी जो होता है वो वीज़ा रिफ्यूज़ किया जाता है। ये इमिग्रेशन रेफ्यूजी प्रोटेक्शन जो है वो हमारा एक कानून है। सही है। इरपा। सही है। और इरपर का जो होता है वो इमिग्रेशन रेगुलेशन, उसी का एक रेगुलेशन है। उसी के तहत जो होता है आपकी तमाम जो होता है वो वीज़ा को जो होता है वो रिफ्यूज़ किए जाते हैं। सही है। तो एक हमारा इरपा है जो कि हमारा एक्ट है, और एक इरपर है जो कि हमारा रेगुलेशन है। और रेगुलेशन के अंदर जो होता है इसे सेक्शन 179 जो है वो फॉल करता है। और इसके तहत ही जो होता है एक वीज़ा ऑफिसर आपसे कहता है कि हम नहीं समझते हैं कि आप जो है वो अपने मुल्क जो होता है वो वापस जाएंगे। सही है। तो आपको जो होता है वो ये बताना है कि एक लॉन्ग स्टे के बाद भी हमारा एप्लीकेंट, सही है, आपके माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी वगैरह जो है वो अपने मुल्क दोबारा जाएंगे। सही है। और आपको जो होता है कि विजिटर वीज़ा की जो थिंकिंग है, सही है, वो नहीं रखनी है। सुपर वीज़ा की थिंकिंग अलग होती है क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट भी अलग होती है। आपने देखा होगा कि उसमें एक इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट है। तो जब एक इंश्योरेंस जो होता है जब आप जब उनको प्रेजेंट करते हो, सही है, जो कि $1 लाख जो होता है उसका कवरेज होना चाहिए 1 साल की मुद्दत के लिए। जो होता है वो कम से कम आपका जो होता है वो इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए, वो पेड पॉलिसी होनी चाहिए, खाली कोट नहीं होने चाहिए। तो जब वो ये देखता है कि ये सारी चीज़, और ये आपने ख़रीदे कब हैं, सही है, आपने जो होता है वो बिल्कुल जो होता है वो वीज़ा अप्लाई करने के बाद ख़रीदा है तो वैसे ही आपका रिफ्यूज़ल हो जाएगा, क्योंकि ये आपको वी एट द टाइम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ वीज़ा आपको ये दिखाना ज़रूरी होता है। और जब माँ-बाप जो है वो एयरपोर्ट पर आते हैं तब भी जो होता है वो ये आपसे रिक्वायर कर सकते हैं कि आप हमें इंश्योरेंस का डॉक्यूमेंट दिखाएँ। सही है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, और वो इसीलिए जो होता है वीज़ा ऑफिसर इस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट करता है चूँकि वो एक रिस्क को कम करना चाहता है। सही है। वो कौन सा रिस्क है कि वो यहाँ पर आकर सोशल असिस्टेंस तो नहीं लेंगे। सही है। और अगर जो है वो यहाँ पर सोशल असिस्टेंस माँ बाप वगैरह लेते हैं तो जो होता है यहाँ की जो हेल्थ सिस्टम है उस पर बर्डन आता है, तो वो इसको हमेशा जो होता है अपने रिस्क को जो होता है वो मैनेज करते हैं। सही है। और इसके अलावा ये याद रखिएगा कि सुपर वीज़ा भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको ये मिल ही जाएगा। सही है। सुपर वीज़ा एक गारंटी नहीं है कि आपको जो है वो सुपर वीज़ा मिलना ही चाहिए, नहीं। सुपर वीज़ा में भी जो होता है वही सारे पॉइंट्स होते हैं जो कि एक विजिटर वीज़ा में सारे पॉइंट होते हैं, और एक ऑफिसर जो होता है वो अपने इन तमाम पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए आपको जो होता है वो वीज़ा देगा। सही है। तो आपकी जो होता है वो स्ट्रेटजी होती होनी चाहिए। सही है। जब आप एक डॉक्यूमेंट्स उसको देते हैं विजिटर वीज़ा के लिए या सुपर वीज़ा के लिए, तो वो डॉक्यूमेंट जो होता है वो इतने प्रॉपर तरीके से आप उनको प्रेजेंट करें कि आपको जो होता है हर डॉक्यूमेंट उसको ये कहता हुआ नज़र आए कि ये जो शख्स है हम अगर उसको वीज़ा देंगे तो ये अपने मुल्क दोबारा वापस जाएगा। सही है। तो आपकी जो सोच है वो सिर्फ जो है वो अपने लिहाज से आपको नहीं सोचना है कि हमारा कैंडिडेट में ये सारी चीज़ें हैं। आपको वीज़ा ऑफिसर के लिहाज से सोचना चाहिए। और यही एक ख़ास फ़र्क है एक कंसल्टेंट जब एक आपकी एप्लीकेशन भरता है और जब आप खुद अपनी एप्लीकेशन आप भरते हो, तो आप जो होता है अपने एप्लीकेंट की मेरिट पे बात करते हो, यही होता है ना। आप जो होता है बोलते हो भाई मेरी तनख्वाह इतनी है, मेरी प्रॉपर्टी इतनी है, मेरा जो होता है बैंक बैलेंस इतना है, मेरे जो होता है ये टाइज़ है, वो सारी चीज़ें आप बयान करते हो। यही चीज़
एक जब एक कंसल्टेंट अप्लाई करता है तो वो वीज़ा ऑफिसर की नज़र से देखता है, सही है? तो वो दूसरी साइड से जब देखता है तब उसकी एप्लीकेशन जो होती है वो ज़्यादा मजबूत होती है। अगर आप खुद अप्लाई करते हो तो उसके मुकाबले में उसकी एप्लीकेशन इसलिए ज़्यादा होती है। तो आज की इस वीडियो के बाद अब आपकी भी एप्लीकेशन जो होती है इतनी ही मजबूत हो सकती है। आप सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट की डंपिंग नहीं करनी है, सही है? डॉक्यूमेंट्स के अंदर से जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं वो फैक्ट्स जो होता है वीज़ा ऑफिसर को आपको बताने हैं, सही है? ताकि वो आप पर जो होता है ये ना बोले कि भाई पर्पस जो होता है कंसिस्टेंट नहीं है। और आपको पता है पर्पस की कंसिस्टेंसी जो होती है सिर्फ एक चीज़ से साबित नहीं होती है। पर्पस की कंसिस्टेंसी के लिए जो होता है वो काफ़ी दूसरी सारी चीज़ें भी होती हैं, जिसका आपको जो है वो ख़्याल रखना चाहिए। आपका यहाँ पे आने का पर्पस क्या है, सही है? जब आप एक सुपर वीज़ा अप्लाई करते हो और एक विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हो तो दोनों ही अलग-अलग चीज़ें हैं। अभी चूँकि मेरा टॉपिक सिर्फ़ सुपर वीज़ा है तो सुपर वीज़ा का पर्पस जो होता है ज़्यादातर केसेज़ में जो होता है वो ये होता है कि आप अपना एक टाइम जो होता है अपनी फैमिली के साथ गुज़ारना चाहते हैं। अब आप उसमें टूरिज़्म जो होता है वो थोड़ा-सा एंगल दे सकते हैं, लेकिन उसको टूरिज़्म बेस्ड जो होता है वो आप कंसीडर ना करें, सही है? आप उसको जो होता है फैमिली रियूनियन या फैमिली गैदरिंग के तौर पे या अपना एक अच्छा टाइम अपनी फैमिली के साथ गुज़ारना चाहते हैं, अगर आप वो लिखते हैं, तब आपकी बात जो होती है वो बनेगी। सही है? तो आपकी जो एप्लीकेशन है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका आपने जो है वो ख़्याल रखना है, सही है? तो वो तमाम चीज़ें जो होता है मैंने अभी आपको बता दी हैं, सही है? तो आपका जब एक सुपर वीज़ा डलता है, सही है? तो सुपर वीज़ा जो होता है वो उसके चांसेस जो होते हैं ज़्यादा हायर होते हैं बनिस्बत जो होता है एक विज़िटर वीज़ा के मुकाबले में, सही है? लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि सुपर वीज़ा भी जो होता है अप्रूव नहीं होते हैं और विज़िटर वीज़ा भी अप्रूव नहीं होते हैं। लेकिन चूँकि एक सुपर वीज़ा का एक ख़ास पैटर्न है जिसमें जो होता है जो यहाँ पर मौजूद जो होता है बच्चे जो कि अपने माँ-बाप को बुलाना चाहते हैं या पोते-पोती, नवासे-नवासी अपना दादा-दादी, नाना-नानी को बुलाना चाहते हैं। वो जो है वो अ, इस काबिल होने चाहिए कि वो अपने इन रिलेटिव्स को यहाँ पर बुला सकें, सही है? मतलब ये कि वो एलिजिबल होने चाहिए, सही है? उनके पास जो होता है एक लीको की रिक्वायरमेंट है, लो इनकम कट ऑफ, सही है? उसकी एक सर्टेन रिक्वायरमेंट है। अगर आपका फैमिली साइज़ इतना है तो आपकी जो होता है इनकम इतनी होनी चाहिए, सही है? और अगर आपने किसी और को बुला रहे हैं तो आपकी फैमिली साइज़ जो होता है वो उसी से आपका बढ़ाएँगे और उसके मुताबिक जो होता है वो आपका देखा जाता है कि ये आप जो है वो इस काबिल हैं कि इनको अपने पास रख सकेंगे। फिर आपकी ये भी देखा जाता है कि आपने उनके लिए कोई मेडिकल इंश्योरेंस परचेज़ किया है या नहीं किया है, सही है? और आपकी जो होता है कोई प्रीवियस ऐसा तो कोई आपने इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई आपने ऐसा तो काम नहीं किया है कि आपकी एलिजिबिलिटी बनती ना हो, सही है? फ़र्ज़ कीजिए कि आपने पिछली किसी एप्लीकेशन में जो यहाँ पे आए थे उन्होंने रेफ्यूजी क्लेम कर दिया हो, तो इसका मतलब कि आप इतने रिलायबल और ट्रस्टेबल नहीं हैं, सही है? तो ये तमाम चीज़ें जब एक वीज़ा ऑफ़िसर देखता है तब आपको जो होता है वो एक सुपर वीज़ा इश्यू करता है। तो सुपर वीज़ा का जो मोटिव है, सही है? और जो विज़िटर वीज़ा का मोटिव है वो दोनों अलग-अलग होते हैं, सही है? तो होपफुली आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, सही है? फिर मैं आपको किसी और वीडियो में मिलूँगा इसी तरह की इंटरेस्टिंग जो है वो बातों के साथ। तो आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मुझे तवज्जो से सुना, बहुत-बहुत शुक्रिया।